अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, आज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है माली साल 2020-21 की, और कल बजट 2021 और 22 पेश किया जाएगा। आलमी इदारे इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के बारे में काफी अच्छी खबरें दे रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत अच्छी समत की जानिब रवा दवा है, लेकिन सवाल यहां पर एक सबसे बड़ा ये भी उठ रहा है कि कल आने वाला बजट क्या आवाम की मुश्किलात में कमी कर सकेगा? क्या जो आज की इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें क्या हुकूमत इस पोजीशन में नजर आ रही है कि वो एक अच्छा बजट, आवाम दोस्त बजट पेश कर सकेगी या नहीं? इस वक्त जो हुकूमत को मुश्किलात है, वो सबसे बड़ी मुश्किलात जो सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को, वो टैक्स रेवेन्यू के हवाले से है। टैक्स आवाम नहीं दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम दूसरे चंक में बात करेंगे बिजली के हवाले से। इस वक्त आवाम को जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो बिजली के हवाले से है। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावारी सलाहियत है वो तलब से 10,000 मेगावाट ज्यादा भी है। इस सब के बावजूद क्यों आवाम तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि कल बजट पेश किया जा रहा है और इस पर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है माहिर टैक्स उमूर इशफाक तोला हमेशा की तरह, मेरे साथ सीनियर सहाफी अदील वड़ाइच भी हैं। प्रोग्राम का आगाज इशफाक साहब आपसे शुरू करूंगी। आज इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है माली साल 2021-22 की। ये बताइएगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है इसको देखने के बाद, पेश करने के बाद, आपको क्या लग रहा है? क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि कल का जो बजट है वो आवाम दोस्त हो सके और एक अच्छा बजट पेश कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया और अदील साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो इक्तिसादी सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम कहते हैं, ये एक आशारिया तो आपको देता है, तो मेरे 95% आवाम जो है इन आशारियों की तरफ नहीं देखती। वो ये कहते हैं कि जी मेरी जिंदगी में क्या आसानी पैदा हो रही है, उसकी जैसे हम कहते हैं ना, बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, उनकी छोटी सी ख्वाहिशात, रोटी कपड़ा मकान भी एक, मकान तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके लिए रोटी और कपड़ा, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो रोटी में सबसे पहले आती है गंदम, दूसरा आती है चीनी। ये दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो वो देखता है कि यार मेरे पास क्या ये मौजूद है कि नहीं। ये आशारिया भी एक सर्वे हुआ था जिसमें 95% लोगों ने कहा हमें नहीं पता जीडीपी क्या होती है, हमें नहीं पता टैक्स टारगेट क्या है, हमें नहीं पता मईशत की टीम क्या होती है, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि हम कल लेने गए थे चीज तो 5 रुपए की थी और आज लेने जा रहे हैं तो है 6 रुपए। तो वो हमारे जो जेब से 1 रुपया ज्यादा निकला है उसके जिम्मेदार कौन है? वो उसको इमीडिएटली वो उसको टैग कर देते हैं कि यार आज 1 रुपया कम हुआ, हुकूमत जिंदाबाद, और आज अगर 1 रुपया बढ़ा तो। अब आशारियों की तरफ अगर आप आ जाएं, तो अगर मैं इन आशारियों को देखता हूं तो मईशत हरे हरे बाग की तरह नजर आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो ये 3.94% की जो ग्रोथ पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, वो आज उन्होंने इंडोर्स की है इसको। और उसके इंडोर्समेंट में जो सबसे बड़ी जो उन्होंने हमें जो नवीद सुनाई है वो ये है कि हमारी ज़रूरी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हो। बिलखुसूस आपने अगर देखा होगा तो वीट, मेज और शुगर के ये 3 वो उन्होंने बताई हैं कि जो फसलें बहुत अच्छी गई हैं। और बिलखुसूस सुबह पंजाब में इन्होंने ये दिखाया है कि जमीन भी ज्यादा काश्त की गई थी और प्रोडक्शन भी इसकी अच्छा है, ईल्ड पर एकड़ भी अच्छी है। तो मेरी दुआ है अल्लाह करीम से कि यही चीज मेरा ख्याल है दूसरे सूबों को भी सिखा देते हैं, तो आज इससे भी ज्यादा कहीं अच्छे नताइज होते हैं। या मेरा ख्याल है हर चीज का वक्त मुकर्रर है, अगले साल दूसरे सूबों को ये सिखा देंगे तो और ज्यादा अच्छी बेहतरीन आपकी कारकर्दगी होगी। अशफाक साहब, ओवरऑल अहदाफ जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है हासिल कर लिए गए। जिस तरह ज़राअत का जो टारगेट था वो जितना रखा गया था उतना अचीव किया गया। जो सनतों की पैदावार का जो टारगेट था वो काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए। जो एक्सपेक्टेशंस थी हुकूमत की अपनी, उससे ज़्यादा खिदमात जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें 4.4 पर चले गए। तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें 9% इसमें ग्रोथ जो है वो देखी गई। तो ये आखिर कुछ ना कुछ बेहतरी सिस्टम में तो है, आखिर कहीं ना कहीं जाकर अवाम को भी इसका रिलीफ मिलेगा।
अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर है, क्या इससे वो भी बढ़ेगी क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, आपने एक अंग्रेजी का मुहावरा सुना होगा, लोएस्ट ऑफ द एब इज स्टार्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक लोएस्ट ऑफ द एब था कि जो पिछले साल आपकी इस तरीके से आपकी लॉकडाउन हुआ, कोविड से दुनिया मुतासिर हुई, तो लोग भी डर गए थे कि इसको कितना अरसा लगेगा रिकवर होने में। तो वो जो परचेजिंग पावर लोगों के पास पड़ा हुआ था, वो उन्होंने अपने घरों में ही रखा। वो होते हैं ना, एक और आपका मुहावरा है, सेव समथिंग फॉर द रेनी डे। तो रेनी डे के लिए काफी सेविंग हुई। अच्छा, अगर अब आप देखेंगे इसमें तो दो पैटर्न आपको नजर आते हैं। एक वो है जो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन है, जैसे कॉटन यार्न की आपको नजर आती है। दूसरा आपको नजर आ रही है, अगर आपने देखा होगा तो फैब्रिक की, इस किस्म की वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, जो कि आपको दुनिया बंद होते ही आपको काफी ऑर्डर अच्छे मिले। और अच्छी बात है, पाकिस्तान में मजीद इजाफा हो। मगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है इस साल, जो स्टेट बैंक की अच्छी पॉलिसी थी टर्फ की वजह से, इसके नतीजे जब आएंगे और अगले साल मेरा ख्याल है प्रोडक्शन में काफी बेहतरी नजर आएगी। अब ये एक और इसको जाविये से मैं देखता हूं, उसमें कंजम्पशन लेड ग्रोथ की है। अगर आप देखेंगे गाड़ियों की सेल में इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन या बाइंग पावर हमारे रूरल फ्रेटर्निटी का काफी अच्छा हुआ है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी भी है आपके लिए। मगर आपको ये देखना होगा इसका ट्रेड ऑफ कहाँ हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो आपने पहले एरा में देखी है 2002 से लेके 6 तक या 7 तक, क्या उसको आप एक्शन रिप्ले तो नहीं कर रहे? क्या ये तो नहीं होगा जो 2008 में हमारे साथ हुआ था कि एक और रिसेशन आया था वर्ल्ड वाइड और हमारी मईशत बिल्कुल डूब गई थी? तो ये सब अभी देखना बाकी है। मगर दूसरी बात ये है, ये सारे फिगर एस्टिमेटेड है, और ये आपको आदिल आप भी जानते हो कि ये आप माशाल्लाह अच्छे सहाफियों में से शुमार होता है आपका, और मईशत को जानते हैं आप। ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं कि भाई कि क्या ये वाकई दुरुस्त सनद की तरफ ये वाकई सही फिगर है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं, जैसे आपने कहा सर्विस सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। देखिए, इससे एक डाउट क्रिएट ये हो रहा है कि उस वक्त जबकि मार्केट बंद थी, पिछले साल 3 महीने मार्केट बंद रही, उसकी रिकवरी मुझे अच्छी नजर आ रही है। जब मार्केट बंद थी तो होलसेल रिटेल ट्रेड तो वैसे ही बंद हो गई थी। तो कौन सी ग्रोथ आई है मुझे यहाँ तक कॉम्पेट करने के लिए मुझे समझ नहीं, क्योंकि जो प्रोविजनल है आपकी देखेंगे और जो आपकी रिविजन आई है इसमें चेंजेस आई है, तो वो कहां से आई है कि अभी तक आपको सेटल करना। ओवरऑल जो फैक्ट्स आ रहे हैं इशफाक साहब, वो मतलब मुस्बत आ रहे हैं, अच्छे फैक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन इशफाक साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, दुनिया की तो दूर की बात, अगर हम खित्ते की बात करें तो सबसे कम टैक्स यहाँ पर लोग देते हैं। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 1.3% लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं, और 30 लाख से भी कम लोग जो है वो टैक्स फाइलर हैं। तो जो अहदाफ सेट किया गया है वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की जानिब से कि 6,000 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट सेट किया उन्होंने, तो आपको लग रहा है इज इट पॉसिबल, डूएबल है? देखिए मारिया, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे मईशत में इतनी जान है कि मैं 8,000 अरब भी करके दे सकता हूँ। मगर जब जिस मईशत का 43% डायरेक्ट टैक्स दे ही नहीं रहा, एग्रीकल्चर और रिटेल होलसेल आपका डायरेक्ट टैक्स की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप फर्ज करें इस मतलब एग्रीकल्चर में बम्पर क्रॉप हुई है तो मेरा टैक्स भी बम्पर आना चाहिए, तो वो कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आता। आप सुबह ही टैक्सेस देख लीजिएगा, आपको 6 महीने में सब पता चल जाएगा। तो अगर इफ यू विल बी डुएलिंग द ओल्ड काउ, तो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू मिल्क, इट विल रिजल्ट इनटू ब्लीड। तो ब्लीड करने लगेगी तो आपकी टैक्सेशन सिस्टम सफोकेट हो जाएगी। आप ऑटोमेशन का सहारा लेंगे, ऑटोमेशन के लिए आप क्या गियर्ड है कि नहीं है? बिकॉज के जिस ऑटोमेशन के लो हैंगिंग फ्रूट को जो आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ट्रेस एंड ट्रैकिंग, तो ट्रेस एंड ट्रैकिंग आप 3 मरतबा अटेम्प्ट कर चुके हो और आप फेल हो चुके। तो मुझे लग रहा है सोमनाथ पे जैसे 17 हमले हुए थे, वैसे हमें 17वें हमले में कहीं कामयाबी होगी, और इट इज टू लेट इन द डे। दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि ये जो पीओएस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं,
इसका वेरी गुड सिस्टम आप कहते हैं, मगर आपको भी पता है दिल के और मारिया के शटर पावर एक बहुत बड़ा पावर है जी। अब हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और ये किस हद तक इसका तोड़ नहीं निकलता वो देखना है। तीसरा जो हम लेके आए थे वजीर खजाना को वो ये था कि कस्टम के स्टेज पे गामा स्कैनर लगा ले और इसमें भी कितनी बड़ी आपको लाइसेंस मिलती है, इट इज जेट टू बी सीन। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल अगर आपके पास नहीं होगी तो नहीं होगा। ये आखिरी साल है जहां पर आप पॉलिटिकल विल दिखा सकते हैं। अगले साल आपका इलेक्शन ईयर होगा और फिर आप पूछते हैं कि कोई ऐसी इस्लाहात आप कर सकते हैं। फिजिबल नहीं होगा। अशफाक साहब, ये देखें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है ये जब शुगर के हवाले से करने की कोशिश की जाती है तो रिएक्शन आता है, सिगरेट इंडस्ट्री वाली साइड पे करने की कोशिश की जाती है तो रिएक्शन आता है, तो जो टैक्स ऑलरेडी लोग दे रहे हैं और उनसे तो एट सोर्स काट लिया जाता है, शायद इस वजह से वो भी दे रहे होंगे, तो पहले से मौजूद जो सोर्सेज हैं क्या वही टैक्स देते रहेंगे? ये नए लोग, ये जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं, ये सिस्टम में आएंगे या ये सिर्फ ये सियासी नारे या दावे ही होंगे सिर्फ? मैं आपको एक कोट सुना देता हूं टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। ये एक बड़ा अच्छा सा कोट है कि डोंट टैक्स मी, डोंट टैक्स यू, टैक्स द पर्सन बिहाइंड द ट्री। तो ये हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम कितनी मरातें कम कर रहे हैं। सेकंड शेड्यूल में आपने बहुत सारी मरातें कम कर दी, मगर किन की कम की है मुझे बता दें। नहीं कर सके जहां आपको लगता है कि जहां पॉलिटिकल इकोनॉमी पे आपको प्रॉब्लम आएगी। आप एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा सकते सही मानों में सूबों में, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है। आप शटल पावर से नहीं खेल सकते क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है। आप इंडस्ट्री के साथ कोई ज्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनके आप टैक्स नंबर नहीं ले सकते, उनको आप सेल टैक्स में सही से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, पॉलिटिकल इकोनॉमी आर में आ जाती है। तो ये आपको ऑब्वियसली कनात पसंदी तो यही है, और जैसे शौकत तरीन साहब का एम है, आई विश कि ये पूरा हो, मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जिस तरीके से हम करने जा रहे हैं वो हम हेड में लेके। सर करना क्या होगा? एफबीआर में इस्लाहात कौन लाएगा? हर वजीर आजम आकर कहता है एफबीआर को ठीक कर देंगे। खान साहब तो खास तौर पे इस पर बात किया करते थे, फिर शबर जैदी साहब आए, उनसे मामलात जो हैं वो ठीक ना हो सके, को माफियाज का जिक्र होता रहा। ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। आपके पास कोई तजावीज हो तो आप हुकूमत को दें। अदील, हमने तो आपको पता है कि आपका बजट फर्स्ट टाइम हमने बना के एक मॉडल बजट दिया और आप सबको हमने ये दिया था, आप देखें और बड़ा सराहा गया। मैं वीवर हम्बल्ड के यार जितना हमें माशाल्लाह पजीराई मिली और बिलखुसूस मीडिया से, इट वाज बियॉन्ड मी कि बहुत जबरदस्त काम हुआ। हमने जो कहना था हमने राइटिंग में दे दी, मगर जिस तरीके से इस्लाहत आनी थी वो टैक्स रिफॉर्म कमीशन की एक रिपोर्ट थी जो 2016 में लिखी गई थी, जिसका मैं भी पार्ट था और मसूद नकवी साहब, आबिद शाबान साहब और काफी और भी लोग थे, मगर हम 3 लोगों ने बड़ा एक्टिवली काम किया। मगर उसकी जब रिजल्ट आए तो मुझे नहीं लगा कि कोई सीरियसनेस मुझे नजर आई, पिछले रिजीम में भी या इस रिजीम में भी। तो वो तो अब थोड़ा सा उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। मगर यहाँ हर कोई जब नया आता है वो कहता है नहीं जी मैं राइट हूँ, मैं अगले कुल हूँ और मैं जिस तरीके से चाहूंगा मैं करूंगा, मगर ये एट द एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट हमारे नहीं मिल पा रहे जो होने चाहिए। या अशफाक तोला कोई भी आ जाए, प्राइवेट सेक्टर का ये काम नहीं है कि इतनी बड़ी फोर्स है। दूसरी बात ये है कि आपको टैक्स रिफॉर्म ये करनी पड़ेगी कि देखें आप अगर इंडिविजुअल हैं और आपको मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की खुदी किताब पढ़े और आप अपना रिटर्न फाइल करें तो आप भी भाग जाएंगे। आपके लिए 4 पेज का एक नया आपको लॉ दे दें, इसमें ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, आपका ये सिंपल सा भरे, अल्लाह खैर चला। हाँ, अगर आप ऑडिट सेलेक्ट होते हैं तो 500 क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन ही मेरा यही था कि जो ताजुर गिला करते हैं कि हम टैक्स देने के लिए तो तैयार हैं लेकिन हमें हिरासा किया जाता है, हमें टैक्स कि निज़ाम इस तरह का है कि हम कर नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो मौजूदा निज़ाम है टैक्स कलेक्शन का, इसमें फ्लॉ है, रिफॉर्म्स की जरूरत है या इम्प्लीमेंटेशन का मसला है? मारिया, एक बहुत आपकी अच्छी चीज बताता हूँ कि ताजरों के लिए मैं खुद IMF में गया और उनकी मैं एमनेस्टी लेके आया जो कि IMF से नहीं मिलती है। एमनेस्टी सबको पता है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे नाम से एमनेस्टी दे दो, कहा कि हम आंख बंद कर लेंगे, कबूतर बन जाएंगे। ठीक है, हम एमनेस्टी लेके आए, इस पे खतो खान पे डिस्कस की और तमाम ताजिर रहनुमाओं को FBR में बिठाया और अदील बड़ाइक बताएगा
रूम 358 बड़ा मशहूर है, उसमें बड़ी हमने पूरी जमातों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने जो बात कही ना हमें, हमने उसके हिसाब से उनका फॉर्म डिजाइन किया। उन्होंने जो कहा कि जी हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमने कहा जी ठीक है, ये आप जो कहते हैं हम शराइत मानते हैं। हमने इनको पूछा कि कितने आप ताजिर इन्वेस्ट करवाएंगे, उन्होंने कहा 20 लाख। हमने टैक्स रेट रखा था 0.25%, 0.25%, और पिछले सालों का कोई नहीं पूछेगा आपको, कुल माफी। इसके बाद रोड शोज किए, हारून अख्तर साहब गए, मैं गया, टैक्स बार वाले आए। जब हम आ रहे थे और जब बैठे तो उस वक्त इसाक डार साहब थे, निसार साहब चेयरमैन होते थे, मैं था और हारून अख्तर साहब बैठे हुए थे और तारिक पाशा साहब इसाक डार के ऐसे होते थे। तो हम लोग जब बैठे और डिस्कस कर रहे थे तो सबने दावे किए कि 20 लाख आ जाएंगे, तो 10 लाख आ जाएंगे। तो मैं छोटा सा मुंह करके बैठा हुआ था, तो मुझे डार साहब ने कहा कि तुला साहब आप क्यों इतना ना वो हो गए। मैंने कहा सर ये अगर 20,000 आ जाएंगे मेरी दोनों क्वालिफिकेशन मैं वापस कर दूंगा, ये नियत ही नहीं है टैक्स देने। और जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम ये रिटर्न के चक्रों में नहीं पड़ना चाह रहे, आप हमसे फिक्स टैक्स ले, हमसे पूछने कोई ना आए और 4 साल 5 साल बाद भी कोई डॉक्यूमेंटेशन ना आए। तो ये अगर आपका एटीट्यूड होगा तो मैं नहीं समझता कि आप किसी भी तरीके से जो भी कंट्रैक्ट। फिर इसका हल अशफाक साहब ऑटोमेशन नहीं है कोई, ये जो थर्ड पार्टी से ऑडिट वाला सिलसिला और ऑटोमेशन, इसमें इंसानी अमल दखल खत्म हो जाए जिस तरह बैरून ममालिक में होता है कि सिस्टम से फिर कोई बच नहीं सकता। तो पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है जाना अल्टीमेटली ऑटोमेशन की तरफ ही पड़ेगा, तभी ये देंगे, अदरवाइज ये टैक्स नहीं देते। जरूरत इसी अमर की है। देखिए ऑटोमेशन एक बहुत अच्छी चीज आपने कही अदी, मगर मैं समझता हूँ ऑटोमेशन आपकी इस वक्त ठहरी हुई है। ऑटोमेशन का अगर मॉडल देखना है आप टर्की में देख लें। आपको करना ये पड़ेगा, ऑडिट को अलग करना पड़ेगा, प्रोफेशनल आपको ले आने पड़ेंगे जो कि अलग कार्डर बने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो कि सीएसएस के कार्डर में ना हो। लीगल विंग अलग बनानी पड़ेगी जो कि सीएसएस के कार्डर से ना आए और अलग से हम बना लें और वो विंग अलग। आपको ऑटोमेशन के लिए आपको या तो आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी या एक मोस्ट मॉडर्न लाइन पे एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी, मगर जब तक नहीं बनती इस एफबीआर को इंटीग्रेटर है। आपको एफबीआर का पॉलिसी कोड अलग बनाना पड़ेगा, आपको एफबीआर में एक विंग बनाना पड़ेगा ब्रॉडनिंग द टैक्स भी, और आपको कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी ताकि किसी को ये ना लगे कि मौत का फरिश्ता मेरे घर का दरवाजा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर टैक्स तोला साहब हमारे साथ नाजरीन लाइन पर मौजूद थे। अब कल बजट आएगा तो बाकी तमाम चीज़ें कल ही पता चलेंगी कि कितना हुकूमत ने इस बजट को आवाम दोस्त रखा है और कितना टैक्स फ्री रखा है। नाजरीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाजरीन बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन अभी भी अगर हम पंजाब और सिंध की बात करें, विफाक की भी बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी आवाम इस वक्त पावर आउटेज का सामना कर रही है। लोड शेडिंग का बदतरीन इस वक्त बहरान नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है, इस सब पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके इस तरह के हैं जो कि बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं, लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा पाकिस्तानी आवाम को। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो तलब से 10,000 मेगावाट ज्यादा भी है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में क्यों लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है? हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी तवानाई उमूर सुहेल इकबाल भट्टी साहब। इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों लोड शेडिंग का शिकार होते जा रहे हैं? दिन ब दिन कहा यह जा रहा है कि हम पावर सेक्टर में काफी ज्यादा इनोवेशंस भी ला रहे हैं और तब्दीली भी आ रही है, लेकिन अभी तक हालात वही हैं। जैसे गर्मी आती है लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त था जब हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत नहीं थी, बिजली की तलब ज्यादा थी, मुल्क में बदतरीन बहरान था। 2008 से 2013 के दौरान बदतरीन सूरत हाल रही। उसके बाद हमने रियलाइज किया कि हमने अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है, मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट लगाने हैं। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया, पावर प्लांट लग गए। इस वक्त आज के दिन हमारी पैदावारी सलाहियत 30,000 मेगावाट है।
लेकिन सिर्फ बिजली पैदा करना ही कोई बड़ा काम नहीं था, उसको हमने सक्सेसफुली ट्रांसमिट करना था, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना था। बदकिस्मती के साथ जो मुस्लिम लीग नून का एक इंटीग्रेटेड एनर्जी का प्लान था, पॉलिटिकल मैं कहूंगा कि सियासी अनाज की बुनियाद के ऊपर उसको रोक दिया गया, पावर प्लांट्स लग गए और हम एक ही रोते रहे कि इजाफी पावर प्लांट्स लग गए हैं, ये कौमी खजाने पर बोझ हैं। अब एक चीज लग गई है, मुल्क की डिमांड के मुताबिक उनकी जरूरत है। हमने सियासी उस मामलात की नजर किया, हमने अपना ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारे मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट मौजूद हैं, लेकिन वो पूरी सलाहियत पर हम नहीं चला पा रहे, क्योंकि हम सिस्टम में बिजली शामिल करके उसको सार्फिन के घर तक या उनकी शॉप्स तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये एक बड़ा अलमिया है, अगरचे के पन बिजली कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी हमारे पास पावर प्लांट सरप्लस हैं। दूसरा मामला था कि बिजली के टेक्निकल लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, चोरी बहुत ज्यादा है। 2500 अरब रुपए तक गर्ची कर्जा पहुंच चुका है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की और पावर डिवीजन की। कोशिश होती है कि हम इस तरीके से मैनेजमेंट करें कि हमें बिजली ज्यादा प्रोवाइड ना करनी पड़े। जितनी ज्यादा हम बिजली सप्लाई करते हैं, हमें उतना ज्यादा गर्जी कर्जे का सामना करना पड़ता है, बिजली चोरी का सामना करना पड़ता है, टेक्निकल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल है कि जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। भट्टी साहब, आज रावलपिंडी जहां पर इस्लामाबाद जैसे शहर हैं, आइस्को जहां पर सर्विसेज दे रही है, यहां पर तो इतनी बिजली चोरी नहीं होती। आइस्को जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो बेहतर है उनमें से मेरा ख्याल है उनका शुमार होता है। तो यहाँ के लोगों को फिर क्यों सजा मिलती है अगर केपीके में बिजली चोरी हो रही है या कहीं पंजाब के किसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है? तो यहाँ कोई हमारे जो सिस्टम की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जितनी पैदावार हो रही है इसको उठा सकें? देखिए अदील, आपका सवाल बिल्कुल बड़ा रेलिवेंट है, ये एक फैक्ट है, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस्लामाबाद की बेस्ट कंपनी कंसीडर होती है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लेकिन उसके सिस्टम को भी जितनी डिमांड बढ़ी, जितनी जनरेशन में इजाफा हुआ, उसने अपने सिस्टम को जिस तरीके से बेहतर करना था वो नहीं कर पाई। फिर सिस्टम में ओवरऑल कंस्ट्रेंट मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें गैर इलानी तौर के ऊपर बिजली बंद करना पड़ती है। इस्लामाबाद सिटी एरिया के अंदर आज बहुत बुरा दिन गुजरा। इस्लामाबाद के मुजाफाती इलाकों में जाएं तो बदतरीन सूरत हाल थी और कुछ जगहों पर तो आज बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुए। तो मामला ये है कि एक इंटीग्रेटेड प्लान था, आपने पैदावारी सलाहियत के साथ साथ ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितना हमारा नेटवर्क है उसको हमने इंप्रूव करना था, वो बदकिस्मती के साथ नहीं हुआ। पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर तैनातियां हैं, हर सब लोग अपना शॉर्ट टर्म के अंदर अपना इंडिविजुअल अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ऊपर बैठे हुए अफसरान भी अपना फायदा देख रहे हैं। पावर सेक्टर जिसे मोस्ट लुक्रेटिव कंसीडर किया जाता है दुनिया भर के अंदर इस सेक्टर को, तो हर कोई अपने अपने मफाद को देख रहे हैं, लेकिन मुल्की मफाद और अवामी मफाद के पेश नजर जिन इकदाम की जरूरत है कोई भी करने को तैयार नहीं है। वो शोबा जो 2000 अरब रुपए से सालाना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, हमारी तकसीम कार कंपनियां, किसी एक कंपनी का मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। हम क्या कोई भी हमारे मिनिस्टर्स हो, हमारे इनके सरबराह नहीं है इन कंपनियों के, किसी एक कंपनी का मुस्तकिल सरबराह नहीं है। कहीं पे जूनियर अफसरान, कहीं पे इररेलेवेंट अफसरान, कहीं पे ढॉक के ऊपर सारी तैनाती हैं। हमारा साहब बहुत शानदार एंटरप्रेन्योर हैं, बड़ी उनकी कमांड है फाइनेंस। अच्छा भट्टी साहब, ये उमर यूब साहब तो माजी की हुकूमत का हिस्सा भी रह चुके हैं, उनको तो सारी चीजों का पता था और वो जो मसाइल थे, मेंटेनेंस थी, तो उन्होंने भी आकर कोई अब ज़ाहिर है हमाद अजहर साहब तो नए नए आए हैं, लेकिन जो पहले से चले आ रहे हैं इन्हें नहीं मालूम था कि सिस्टम को अपग्रेड करना है? इनको सबको मालूम है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विल सबसे बड़ी मैटर करती है। जब आप गवर्नमेंट की इंटीग्रेटेड प्लान बनाती है कि हमने ये चीजें करनी है, आपने इस ढाई साल तक इस ज़हनी कंडीशन से नहीं निकले कि पावर प्लांट सरप्लस हैं, पाकिस्तान के ऊपर कौमी खजाने पर बोझ पड़ गया, अब क्या बनेगा। आपने कुछ किया नहीं 2.5 सालों के दौरान, जो सिस्टम प्लांट्स लग गए थे, तो आपको चाहिए था कि आप अपना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्ड करते हैं। उमर यूब साहब बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर उनकी ग्रिप है, फाइनेंस के मामलात को भी समझते थे। क्या वो अपनी किसी एक कंपनी को जिसका रेवेन्यू 400 अरब रुपए सालाना हो, बगैर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, रेलेवेंट एक्सपीरियंस के, हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, वो कभी रन करेंगे? जवाब है नो। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पे हमारी जनरेशन कंपनियां, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इढाक बुनियादों के ऊपर रन की जा रही हैं, जहां पर फिर उस सबके मसमा नजर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, अपने मंजूर नजर लोगों की तैनाती, नेपोटिज्म की बेस के ऊपर प्रमोशन और अपने शॉर्ट टर्म के अंदर। आज के दिन के भट्टी साहब फिगर्स क्या हैं, जरा नाजरीन को बताइएगा। आज के दिन कितनी बिजली पैदावार करने की हमारे पास सलाहियत है, कितनी हम बिजली पैदा कर रहे हैं और इस वक्त तलब कितनी है? आज के क्या इदादोशुमार हैं आपके पास? देखिए, हमारी 30,000 पैदावारी सलाहियत है। ये वो पावर प्लांट है
जो 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करके सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हम मैक्सिमम पीक आवर्स में जाके 22,000-22,500 मेगावाट सिस्टम में ऐड करते हैं और उसके बाद कुछ घंटों के लिए और फौरन उसके बाद जैसे ही पीक आवर्स में डिमांड कम होती है हम दोबारा 18,000-17,000 19,000 की रेंज में आ जाते हैं। इवन हम 22 या 23,000 मेगावाट को भी कंटिन्यूअसली मेंटेन नहीं कर पा रहे बदकिस्मती के साथ, जबकि जो पावर प्लांट्स मौजूद हैं उनकी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। वो पावर प्लांट्स बंद हैं लेकिन हम उनकी अदायगियां कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन उस बिजली को हम अपनी मुआशी सरगर्मियों के लिए और आवाम जिस अजियत से दो चाह रहे हैं उस अजियत को कम करने के लिए हम बदकिस्मती के साथ हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। स्कूल्स के अंदर बिजली नहीं है, अच्छा बच्चे बेहोश हो रहे हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बात की है कि पैदावार तो अच्छी है और अच्छी बिजली भी जनरेट हो रही है, लेकिन जो मसला आ रहा है वो ट्रांसमिशन या सप्लाई लाइन में आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं हम? क्यों बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लैग कर रहे हैं? देखिए, जब ये गवर्नमेंट आई, उमर अयूब साहब को ये जिम्मेदारी मिली, उनकी जिम्मेदारी थी कि जब उन्हें पता था कि अब हमने कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाना, तो अब उनका काम है कि जो पावर प्लांट लगे हैं उनसे पैदा होने वाली बिजली को हम इफेक्टिवली एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएं, अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करें। उनका फर्ज बनता था कि वो मीटिंग्स करते, वीकली बेसिस के ऊपर प्रोग्रेस लेते। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हिदायत जारी की जाती कि आप हमें फीडर वाइज बताएं कि आप अपने सिस्टम को कितना बिल्ड कर रही हैं, आप अपने सारे सिस्टम को किस हद तक बेहतर बना रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ उन 2.5 सालों में ट्रांसफर, पोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, इन मामलात के ऊपर तवज्जो रही और जो काम करने वाले थे वो बदकिस्मती के साथ नहीं किए गए। अब जब मुल्क में हर साल एक एवरेज तकरीबन 5 से 6% डिमांड आपकी बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ी है, उसके बाद गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है, अचानक आपकी डिमांड ने शूट किया और अब आपने सब ने हैंड्स अप कर दी हैं और आवाम को वही लॉलीपॉप दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत को, माजी की हुकूमतों ने ये किया। और जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही थी उसका क्या? जी देखिए, थर्मल पावर प्लांट्स जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अगर ना लगी होते वो थर्मल पावर प्लांट्स, तो आज पाकिस्तान के अंदर ब्लैक आउट होता दिन के वक्त भी। हमारे बेस लोड के RLNG के पावर प्लांट्स लगे, कोल के पावर प्लांट्स लगे, हमारे गैस के ऊपर नए प्लांट्स लगे, हाइडल के प्लांट्स है, उन प्लांट्स ने इस वक्त हमारे सिस्टम को स्टेबल किया हुआ है। अगर वो प्लांट्स ना लगते तो आज ऐसी सूरत हाल होती शायद का कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो अब जो जिनकी जिम्मेदारियां थी 2.5 साल के दौरान अपनी परफॉर्मेंस भी बतानी चाहिए मौजूदा हुकूमत के मौजूदा वज़रा को कि उन्होंने 2.5 सालों के दौरान सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए। प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन इजहार किया था 2 माह कब कि 2.5 साल तक उन्हें पता नहीं चला गर्शी कर्जा क्या है, उनको अंधेरे में रखा गया, प्राइम मिनिस्टर को गलत ब्रीफिंग दी जाती थी। तो फिर किस तरीके के साथ ये पावर सेक्टर का शुबा बेहतर हो सकता था? ताबिश गौर साहब आए हैं, उन्होंने कुछ एक प्लान तैयार जरूर किया है, कुछ बातें मेरे इल्म में है, लेकिन उनके प्लान के ऊपर अमल दरामद कब होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्लान है, जरा शेयर कीजिएगा। उनका प्लान है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने रन कैसे करना है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस का हमें चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती, हर कंपनी से बिजनेस प्लान, उसने अपने एरिया को इम्प्रूव कैसे करना है, वो सारा प्लान उन्होंने तैयार की है। बिजली की जो मार्केट है उस मार्केट को बेहतर कैसे करना है, सिस्टम के अंदर जो टेक्निकल लॉसेज हैं वो कैसे करने हैं, एक पूरा कंप्रीहेंसिव उन्होंने प्लान तैयार किया है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी सिस्टम से करवानी है जहां पर पॉलिटिकल बेसिस पर अपॉइंटमेंट हुई, जहां पर नेपोटिज्म की बेसिस के ऊपर लोग प्रमोट हुए। अगर उन्होंने रुकावटें खड़ी ना की। भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है कैपेसिटी पेमेंट वाली, कि देखें 30,000 मेगावाट हमारी जो पैदावारी सलाहियत है और हम मुश्किल से 20-22 हज़ार मेगावाट पे जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। जो हम मैक्सिमम टच करते हैं वो 20-22 हज़ार तक जाते हैं। अब ये जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार मेगावाट का गैप है, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। एक तो अवाम को बिजली मिल नहीं रही, अवाम को बिजली नहीं मिल रही है, 8-10 हज़ार ये मिलना चाहिए, लेकिन इसके पैसे भी अवाम की जेब से जो है वो दिए जा रहे हैं। ये सिस्टम ऐसा हमारा जो बन चुका है, ऐसा सिस्टम है और इस सिस्टम में ऐसे ग्रे एरियाज हैं कि हमारा वो सिस्टम बिजली पैदा करने की सलाहियत रखने के बावजूद हम वो बिजली नहीं ले रहे और पैसे दे रहे हैं। इस हवाले से अभी IPPs के साथ जो मुआहिदे हुए हैं, इन मुआहिदों को भी बड़ा गेम चेंजर करार दिया जा रहा है और इन मुआहिदों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये पे एंड टेक वाला जो मामला है, ये हमें इस अजियत से जरूर आने वाले चंद बरसों में, बल्कि मेरे ख्याल में महीनों में निजात दिलाना शुरू हो जाएगा। उसकी इनिशियल पेमेंट जो है वो कर दी गई है जो करनी थी IPPs को। कुछ IPPs जो हैं वो रह गए हैं, वो नैब में उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसमें मौजूदा हुकूमत
के जो में कुछ बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो माजी की हुकूमतों में इन तमाम मामलात को डील कर रहे थे और इन चीजों को बेहतर अंदाज में इनको किया जा सकता था, देखा जा सकता था। और इस वक्त इतनी गर्मी जो पारा है वो हाई है और ऐसे में लोड शेडिंग का होना बड़ा तकलीफदेह है। देखते हैं इस पे अब जो गौर साहब हैं, ताबिश गौर साहब जो हैं, उनकी पॉलिसी है जो भट्टी साहब बता रहे हैं किस तरह से ये कोई इनकलाब लेकर आती है तवानाई सेक्टर में। हर मरतबा सुनते ही लेकिन यहाँ पर फ्लॉ ये भी आ जाता है कि पॉलिसीज तो बन जाती है लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन का बड़ा मसला हमेशा रहता है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब अपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस पर, उसमें आज क्या डेवलपमेंट रही, उसके एहतसामात भी थी, अदील से स्टोरी भी लेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत हुई और हुकूमत ने जस्टिस शौकत अजीज के जो इदारों के खिलाफ बयानात थे और जो इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद कर दिया है। अदील, आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ, क्या अहम डेवलपमेंट रही? देखें, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से इसमें एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त इसलिए दायर की कि शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हुक्म पर निकाले जा चुके हैं, वो पहले भी उन पर इल्ज़ाम यह था कि इदारों पर हमला किया। उन्होंने सिर्फ रियासती इदारों पर हमला नहीं किया था, उन्होंने अपने इदारे पर भी हमला किया, अपने सीनियर जज साहिबान को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। तो जज साहिबान जो हैं उनसे सवालात में अब भी यही कह रहे हैं कि आपने अदलिया पर भी इस अंदाज में बात की, अदलिया पर भी हमला किया, रिलीफ मांग रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत ने इस चीज को रिकॉर्ड पर लाने के लिए ये कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात की तरदीद की जाती है, इन्हें मुस्तरद किया जाता है। इनके इल्जामात को वफाकी हुकूमत ने बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गुमराह कुन करार दिया। और उसमें उन्होंने ये भी कहा, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी के पास सबूत थे तो पहले पेश किए जाने थे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें कि शौकत अजीज सिद्दीकी से आज जो सवाल भी हुआ ना उनके वकील से, हामिद खान साहब से, वो भी यही है। अब वो क्या कर रहे हैं जी, इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि मेरे पास जी मुबैना तौर पर 27 जून 2018 को लोग आए, ठीक है, 21 जुलाई को वो बार से खिताब करते हैं, यानी 27 जून को वो ये दावा कर रहे हैं। इतने दिन वो खामोश रहते हैं। अगर ऐसी कोई बात है, तो इतने दिन आप खामोश क्यों रहे? इस तरह के मामले में जज के कंडक्ट का ये जो मामला आ जाता है, इसमें तो आपने फौरी रिपोर्ट करना होता है, आपने रिपोर्ट नहीं किया, ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। दूसरा मामला ये है कि जब 21 जुलाई को इनकी स्पीच आती है, मामला कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उस वक्त तक भी ये बताना गवारा नहीं करते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। 22 जुलाई को ये खत लिखते हैं। स्पीच करना जरूरी समझते हैं, ये लोगों को बताना जरूरी समझते हैं, उस स्पीच में इदारों पर इल्जामात लगाना जरूरी समझते हैं, लेकिन इनका जो कंडक्ट है उसके मुताबिक जो इन्होंने चलना है, इन्होंने अपने इदारे को बताना है कि ऐसी कोई बात हुई है अगर, तो वो नहीं बताते। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो है इनके केस में वो ये है। और यही वजह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसा काबिल ताजीम इदारा, जिसमें 5 बड़े सीनियर जज साहिबान बैठ के ये फैसला करते हैं, उन्होंने इन्हें फिर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। फिर इसमें 23 जुलाई 2018 को इनका खत लिखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उस वक्त अनवर कासी साहब थे, उनको ये खत लिखते हैं, कहते हैं कि ये जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, इनको कहा जाए कि अपनी बात को सब्सटेंशिएट करें। 29 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखते हैं, उनसे इंक्वायरी करने के बाद या जो भी उनसे पूछगछ करने के बाद, कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात गलत हैं। और 30 जुलाई को फिर 2018 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रेफरेंस ओपन करती है, शोकाज नोटिस जारी होता है, इनसे सवाल जवाबात होते हैं और उसके बाद अक्टूबर में इनको हटा दिया जाता है। अब शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं, ये जानते हुए भी कि आइन के आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को आप
किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। यहां आते हैं और यहां पर आकर मैंने तो केस के मेरिट्स पर इनके वकील को इन्हें बात करते जो है अभी तक नहीं देखा। उनकी तकरीरें पढ़ी जा रहे हैं, नए जवाब जो आ रहे हैं, पुराने इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और इल्जामात का मकसद जिन पर इनको निकाला गया, क्योंकि इन्हें पता है अब जाहिर है इनकी जो एज है वो जो 62 साल की उम्र तक की जज रहता है, तो इनकी एज भी जो है वो उस लेवल को पहुंचने वाली है, तो यानी ये बहाल भी नहीं हो सकते, यानी कोई जज भी नहीं बन सकते। अगर इन केस को बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई सरप्राइज आए, बहाल हो भी जाए, तो यानी वो इनको पता है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो बार बार इदारों पर वो रियासती इदारों पर इल्जामात, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? कल भी मैंने ये बात की थी, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो इस ताक में बैठे थे, जो हर वक्त इस तरह के इस नौयत के केसेस में इस ताक में बैठे होते हैं कि इदारों से मुतल्लिक कोई बंदा, क्योंकि जी वो तो देखें जी अदालत के रोस्टरों पे बात कर रहे हैं, ये तो जी अदालत में केस लड़ते हुए बात कर रहे हैं। हालांकि जज साहिबान इनसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? जज साहिबान इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अपने दलाइल को आर्टिकल 211 के साथ कैसे जोड़ेंगे। मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हल कर चुकी है, उसमें लिखा हुआ है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पे नहीं आ रहे दोबारा से। ये तो अदिल, यही मेरा क्वेश्चन है कि जब इतना बड़ा एहतसाब का जजेस का फोरम है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, फैसला आ जाता है, इसके बाद अब इस केस का क्या स्कोप है, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। देखें, इस केस में अदालत जो है ना, जाहिर है जो ऑनरेबल जज जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उसमें जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब, सरदार तारिक साहब, ये 5 जो जज साहिबान हैं इसमें, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस मजहर आलम साहब, ये देखें बड़े ये काबिल तरीन जज हैं ये। बिल्कुल। अब दरखास्त आ गई, उस दरखास्त को उन्होंने जाहिर है सुनना था, उसमें अब आज जज साहिबान ने ये कह भी दिया कि अब हम बड़े केसेस से फ्री हो चुके हैं, अब इस पे फोकस करेंगे। 211 जो आर्टिकल है ना, आइन का आर्टिकल, ये बहुत बड़ी रुकावट है, और जज साहिबान बार बार इनसे सवाल भी यही पूछ रहे हैं और अभी तक ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो बैरियर है 211, और इनकी एज भी 62 साल जाहिर है हो रही है, तो अब ये इस कोशिश में है जी मैं आया हूं तो इस केस में आके, क्योंकि इन्होंने आकर इदारों पर जिस तरह के इल्जामात दोबारा से लगाने शुरू कर दिए और उन पर भी सवालात हुए, उन पर क्या सवाल हुआ। आज ये पूछा गया जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से कि आपने ये रिपोर्ट कब किया, तो पता ये चला कि ये रिपोर्ट उन्होंने स्पीच करने के बाद किया। तो उस पर फिर उन्होंने एक जो शेर है कि हाय इस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना, तो फिर शौकत अजीज सिद्दीकी खड़े हुए और उन्होंने पूरा शेर जो है वो पढ़कर सुनाया कि आपने जब ये रिपोर्ट करना था, जिस वक्त करना था, उस वक्त किया नहीं। तो ये बहुत बड़ा ये ग्रे एरिया है इसमें कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अब उनको नजर आ रही है सारी सूरत हाल, और उसमें मामला सिर्फ इदारों को टारगेट करने का है, और सुप्रीम कोर्ट जैसे फोरम के रोस्ट्रम पर आकर जब ये बार के लोग और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जैसे लोग जब आकर ये करते हैं तो यकीनन इससे मुल्क को नुकसान है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।